गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे नवे चैप्टर में संकुल यौगिकों के नामकरण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा आपको कि नाम से किस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जो अपन ने कल किए थे। नियम मैंने सारे बता दिए थे, तो आपको इनका नामकरण करना है। ये सारे कंपाउंड आप कॉपी में उतार लीजिए। इन सारे यौगिकों का आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है इनका। तो देखिए वही तरीका, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। धनायन जटिल है और ऋणायन क्या है, सरल है। धनायन जो संकुल भाग है, इस संकुल भाग में पहले हम किसका नाम देंगे, लिगेंड का। 6 है तो हेक्सा एमीन। धनाय मैंने बताया था, अगर संकुल भाग धनावेशित या उदासीन है तो जो सीएमए रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसका सामान्य नाम दिया जाता है प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीकरण अंक लिखना है। ये सारे उदासीन है, यहाँ क्लोरीन के 4 है तो इसके ऊपर +4। ये +4 ही क्या होगा, प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक। तो अपन लिख देंगे इसको रोमन संख्या में ये, और ये आ जाएगा क्लोराइड। जो सरल आयन है उसके लिए पुनरावृत्ति अनुलग्न नहीं लगाते, उर्लग्न। टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसको केवल क्लोराइड लिखेंगे। ये इसका नाम हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा है, यहां पर देखो संकुल भाग धनावेशित है तो पहले इसी का नाम लिखेंगे। और इसमें एक से ज्यादा लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसी को पहले लिखा जाएगा। एमीन है, एक्वा है और आपका क्लोरीन है। एमीन, एक्वा और क्लोरीन तीनों है। तो पहले क्या आएगा, एमीन आएगा। ये दोनों ही उदासीन है, ए से शुरू हो रहे हैं। तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर एक्वा, फिर क्लोरिडो। ये क्लोरीन है तो क्लोरिडो, टेट्रा एमीन, एक्वा, क्लोरिडो। और ये क्या है आपका, कोबाल्ट। धनावेशित है संकुल, इसलिए सामान्य नाम आएगा कोबाल्ट। ये कोबाल्ट सीएमए हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज, तो इस पर क्या आएगा, +2। ये +2 है, ये दोनों उदासीन है, क्लोरीन ऋणावेशित होता है, इसके कारण -1 चार्ज रहेगा, वो इधर आएगा प्लस, तो थर्ड हो जाएगी कोबाल्ट थर्ड। और ये क्लोराइड। फिर देखो आगे, इसमें ये भी धनावेशित है और ये ऋणावेशित। ये ऑक्जेलेटो है और ये एक्वा है। तो एक्वा का ए पहले आता है तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया। ये ऑक्जेलेटो है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। और धनावेशित है संकुल भाग, इसलिए Fe को क्या लिखेंगे, आयरन, सामान्य नाम आयरन। अब ऑक्सीडेशन नंबर पता करो इसका। सल्फेट के कारण इस पर -2 तो इधर +2। और ऑक्जेलेट है जो, इस पर कितना चार्ज होता है, -2। -2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4। तो ये क्या हो जाएगा, +4। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4। और ये सल्फेट, ये क्या लिख जाएगा, सल्फेट। इसके बाद देखो, इसमें सिंपल सा, ये आसानी से कर सकते हो, डाई एमीन
सिल्वर सामान्य नाम देंगे क्योंकि धनावेशित है शंकु, डाई एमीन सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ये -1 है तो इधर +1, और ये उदासीन है तो Ag पे फर्स्ट आएगा, सिल्वर 1, और ये क्लोराइड। और देखो एथिलीन डायमीन है ये तो, और ये फ्लोराइड, तो ई पहला आता है एथिलीन का, ये हो जाएगा 20, एथिलीन डायमीन के 2 हैं तो 20 एथिलीन डायमीन, डाईफ्लोरिडो, डाईफ्लोरिडो, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये तो उदासीन है इसके कारण -2, ये परक्लोरेट है CHClO4-, ये आ जाएगा आपका HClO4-, तो ये -1 है तो ये +1, -2 उधर जाएगा, +3 आ जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। भाई फ्लोरीन ऋणावेशित लिगेंड है ना, तो -2 चार्ज है, वो बराबर करोगे तो +1 में +2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, और परक्लोरेट। फिर ये देखो 12 है, 12 को बोलते हैं डोडेका, डोडेका कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड है, ट्राई मैग्नीज, ट्राई मैग्नीज, ये उदासीन लिगेंड है, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, उदासीन। तो ये सारे किसके हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए, करीबन 10-12 एग्जाम्पल मैंने कल कराए थे, और ये हो गए। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, खुद बना के देखना। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, अब देखिए आगे। आपको नामकरण में से क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए बिल्कुल याद रहना चाहिए ये IUPAC यौगिकों का नामकरण। अब इसमें आता है संकुल यौगिकों के नाम से सूत्र लिखना, उनका सूत्र लिखना और उल्टा काम करना है। अब तक तो हम सूत्र देखकर नाम लिख रहे थे, अब हमें इसका उल्टा काम भी आना चाहिए कि नाम दे दिया जाएगा और उसका सूत्र बनाना है, तो सही सही सूत्र कैसे बनाए, उसके लिए आप देखो क्या करोगे, क्या नियम है। सबसे पहला नियम तो क्या है कि आयनन क्षेत्र में उपस्थित, आयनन क्षेत्र जानते हो ना, आयनन क्षेत्र और जटिल क्षेत्र, जिसमें सरल आयन उपस्थित होता है वो आयनन क्षेत्र है। आयनन क्षेत्र में
उपस्थित धातु या अधातु को ऑक्सीकरण अंक के साथ लिख देते हैं। ऑक्सीकरण अंक के साथ लिख देते हैं। सबसे पहला तो ये काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं फिर, जटिल क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। जटिल क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक में सर्वप्रथम CMA केंद्रीय धातु परमाणु का प्रतीक लिख देते हैं। CMA को दर्शाते हैं। उसके बाद लिगेंडों को उनकी संख्या के अनुसार लिख देते हैं। उनकी संख्या के अनुसार लिख देते हैं। अब यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो सबसे पहले ऋणावेशित लिगेंड को लिखेंगे, फिर उदासीन और फिर धनावेशित। तो ये ध्यान में रखना, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो सबसे पहले ऋणावेशित लिगेंड, सबसे पहले ऋणावेशित लिगेंड, फिर उदासीन और अंत में धनावेशित लिगेंड को लिखते हैं। ये हो गया आपके। फिर देखिए, इसके बाद हम जटिल क्षेत्र का आवेश ज्ञात करते हैं। CMA के ऑक्सीडेशन स्टेट की सहायता से जटिल भाग का आवेश ज्ञात करते हैं। जटिल भाग का आवेश ज्ञात करते हैं। और फिर जो आपके धनायन और ऋणायन है उनको उचित गुणांक से गुणा करके आवेश बराबर कर लेते हैं। आयनन क्षेत्र में जो धनायन या ऋणायन को उचित गुणांक से गुणा करके आवेश बराबर कर लेते हैं। आवेश बराबर कर लेते हैं। तो ये नियम है
संकुल यौगिकों के नाम से सूत्र बनाने के। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो देख लीजिए क्या क्या काम करोगे। सबसे पहले आयनन क्षेत्र में उपस्थित धातु या अधातु को उसके ऑक्सीकरण अंक के साथ लिख देते हैं। उसके बाद जटिल क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। उस ब्रैकेट में सबसे पहले सीएमए को दर्शाएंगे, उसके बाद लिगेंडों को दर्शाएंगे। अगर लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो ऋणावेशित लिगेंड सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उदासीन, फिर धनावेशित। उसके बाद सीएमए के ऑक्सीकरण अंक के आधार पर और लिगेंडों पर उपस्थित आवेश के आधार पर जटिल भाग पर आवेश ज्ञात किया जाता है, और उतना ही आवेश सरल आयनों पर करने के लिए सरल आयनों को उचित गुणांक से गुणा कर लिया जाता है। अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं भाई। जैसे ये नाम दिया हुआ है पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो फेरेट थर्ड। अब ये नाम दे दिया आपको यौगिक का, इससे आपको फॉर्मूला बनाना है। तो इससे एक बात तो पता लग गई कि पोटेशियम तो सरल धनायन है और ये क्या है, पूरा संकुल है जो ऋणायन है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लग रहा है 8, तो ये ऋणावेशित। पोटेशियम का प्रतीक लिखो K, इसका ऑक्सीकरणांक +1 होता है। बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बड़े ब्रैकेट में पहले तो फेरेट का Fe लिखो। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो को अपन C2O4 या OX से लिखते हैं, C2O4। और ट्राई है तो ये 3 आएगा। ये यहां तक का काम कर लिया अपन ने, ये तो इसके अनुसार। अब अपन को आवेश ज्ञात करना है इस पूरे संकुल भाग पर। क्या करेंगे, Fe का अपन को पता है कितना है, थर्ड, तो 3 प्लस का 3 है, प्लस ऑक्जेलेटो पर -2 चार्ज होता है, 3 है तो माइनस का 6, -6 बराबर -6 में से +3 गए तो -3। इसका मतलब इस पूरे के ऊपर चार्ज -3 है। अब इसके ऊपर -3 है तो यहां कितना होना चाहिए, +3, जब भी तो उदासीन होगा। +3 करने के लिए पोटेशियम के कितने परमाणु लेने पड़ेंगे अपन को, K3, 3, K3 FeC2 का O4 का होता है। इस तरह से क्या किया जाता है, आगे चीज समझ में। सबसे पहले जो नाम दिया है उसके अनुसार लिख दो, पोटेशियम K, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, संकुल भाग को लिखना है। फेरेट का Fe, ट्राई ऑक्जेलेट तो ऑक्जेलेट के 3 अणु। अब इस पूरे संकुल भाग पर आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, और ऑक्जेलेट के कारण कितना चार्ज होता है, -6, -6 में से प्लस के 3 गए तो -3, तो इस पर -3 चार्ज है, तो इधर क्या होगा, +3 करने के लिए अपन को के पोटेशियम के 3 लेने पड़ेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट
सेकेंड, ये यौगिक है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड। बनाओगे कैसे? पोटेशियम को के लिख लो, +1 चार्ज होता है इस पर, प्लस के बाद टेट्रासाइनोनिकलेट, निकलेट का एनआई, टेट्रासाइनो मतलब CN के 4। अब इस संकुल भाग पर आवेश ज्ञात करना कैसे करोगे? निकलेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकल का? सेकेंड, तो +2। साइनो के कारण क्या होता है? ऋणावेशित लिगेंड है, 4 है साइनो तो -4, +2 -4 तो क्या आ जाएगा? -2। इस पर चार्ज -2 है तो इधर +2, तो K2 NiCN का होल 4, ये इसका सूत्र है। नियम के अनुसार चलो, कोई भी गलती नहीं होगी। और देखो पेंटा कार्बोनिल आयरन, जहां कार्बोनिल आ जाता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे लिखोगे इसको, बड़े ब्रैकेट में आयरन है तो Fe, कार्बोनिल C और पेंटा है तो 5, पूरे पे चार्ज, क्योंकि इस पर 0, ये उदासीन है तो पूरे पे 0 होगा, उदासीन होगा। ये सिंपल सा बन गया। हाँ भाई, आगे देखो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। सोडियम, सोडियम को ऐसे कैसे लिख लो? Na, Na पे +1 चार्ज, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, कोबाल्टेट CO, हेक्सा नाइट्रो मतलब NO2 -6। अब इस पे अपन को चार्ज पता करना है। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, NO2 माइनस होता है नाइट्रो, और NO2 माइनस का 6 है, -6, तो -3, तो इधर क्या आएगा? +3। +3 के लिए सोडियम के 3 परमाणु लेने पड़ेंगे। फिर आगे टेट्रासाइनो ओरेट सेकेंड आयन, तो इसमें देखो आयन है, ये संकुल भाग है पूरा। ओरेट मतलब AU, ओरम, साइनो CN 4 है, टेट्रा मतलब 4। अब इस पे चार्ज पता करना है, ओरम की कितनी है? सेकेंड, तो +2, ये -4 तो -2, तो इस पर -2 चार्ज आएगा, ये होगी। इजीली बन गए। तो आप ये और प्रैक्टिस करना और इनको बनाने के ट्राई करना। यहाँ पर अपना नामकरण समाप्त हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। तो अपना जो अगला भाग होगा संकुल यौगिकों की समावयवता या उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, उसको देखेंगे। संकुल यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म।
संकुल यौगिकों में समावयवता या उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता क्या है? पहली बात तो ये समावयवता होता है क्या है? आइसोमेरिज्म। समावयवता के बारे में 11वीं क्लास में अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन नामकरण पढ़ रहे थे। नामकरण के बाद समावयवता ही देखा था कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना में अंतर के कारण या उनके परमाणुओं के विन्यास में अंतर के कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को आपस में बोलते हैं समावयवी और इस गुण को बोलते हैं समावयवता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी संरचना में भिन्नता के कारण अथवा परमाणु या समूहों की त्रिविम में भिन्न व्यवस्था के कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हों, उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हों, समावयवी कहलाते। समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो समावयवता जो दो प्रकार की हो गई, एक तो संरचनात्मक और एक त्रिविम। आपके जो ये समावयवता की परिभाषा है, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र में अंतर हो या उनके परमाणु या समूहों की त्रिविम में भिन्न भिन्न व्यवस्था हो, उसमें अंतर के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही यौगिकों को इस क्या बोलते हैं हम? समावयवी। और इस घटना को क्या बोलते हैं? समावयवता। समावयवता दो प्रकार की है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को आगे 5 भागों में बांटा गया है। यहां अलग है भाई, ऑर्गेनिक वाली मत मानना। आयनन क्षेत्र, बंधन क्षेत्र, तीसरा आपका हाइड्रेट क्षेत्र, जल योजन, चौथा आपका लिगेंड क्षेत्र,
और फिर समन्वय क्षेत्र। ये 5 है संरचनात्मक समवेता। इनको हमें पढ़ना है। त्रिविम में 2 प्रकार की होंगी, ज्यामितीय समवेता और प्रकाशिक। तो ये आपके समवेता का क्या हो गया, वर्गीकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों की इन समवेताओं को आपको देखना है। तो ये आगे की क्लास में देखेंगे हम।